हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम ही क्वांटिटी है ऐसा हमें लगता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझ लो यहाँ पे मान लो कि ये अर्थ है या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि अर्थ कंसीडर किया जाए। कि मान लो कि ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m एंड रेडियस r। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सराउंडिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसका सराउंडिंग एरिया है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक ग्रेविटेशन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा स्मॉल m, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस मान लो कि r है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे F अपॉन m कंसीडर किया तो Gm अपॉन r स्क्वायर मिला, जिसे नाम दे दिया ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ये जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको हमने नाम दिया टेस्ट मास और इसे हमने नाम दिया सोर्स मास। जिसके थ्रू ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे हमने कहा सोर्स मास और इसे कहा टेस्ट मास। टेस्ट मास है एज पॉसिबल एज स्मॉल हम कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो कैपिटल M मास है उसके फील्ड और इसकी जो सिचुएशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट मास है मैंने अगर 1 kg या 1 यूनिट कंसीडर कर लिया तो F इक्वल F अपॉन 1 यूनिट इक्वल टू M इक्वल टू कितना लिया मैंने 1 यूनिट इक्वल टू Gm अपॉन r स्क्वायर मिलेगा। इसे कहा हमने इंटेंसिटी। ध्यान से देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है क्योंकि G एंड I इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेस्ट मास। दोनों टेस्ट मास से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मैंने m मास कंसीडर किया और यहाँ पे मैंने यूनिट मास कंसीडर किया। तो ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। बच्चों इतना समझ में आया? ये जो मास m है इसकी वजह से सराउंडिंग एरिया के अंदर पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट के पास अगर मुझे इसकी इफेक्टिवनेस फाइंड करनी हो तो हम किसको डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशन इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो सभी पॉइंट के पास इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, तो कोई भी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए वहां पे हम 1 यूनिट मास इमेज करेंगे और इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास हम डिफाइन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटेंसिटी। वैसे देखा जाए तो एक्सेलरेशन और इंटेंसिटी दोनों का यूनिट तो सेम ही है, सॉरी डिफरेंट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो सेम ही मिलता है। दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा वो सेम होगा। दोनों सेम क्वांटिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंट इतना है कि ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ग्रेविटेशन फोर्स पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और एक ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास है। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में कुछ जान लो। The gravitational force exerted by the given body
on a body of unit mass at a given point is called the intensity of gravitational field at that point. सभी पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। I is equal to F upon m, where m is the unit mass, जिसे हम टेस्ट मास के नाम से जानते हैं। It is a vector quantity and its direction towards the center of gravity of a body whose gravitational field is considered। मतलब I वेक्टर है, F वेक्टर है, तो I की जो डायरेक्शन है वो F की डायरेक्शन में होगी। F ग्रेविटेशन फोर्स है, कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर। कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो F और I दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा। F टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑफ बॉडी है, तो इंटेंसिटी भी उसी के डायरेक्शन में होगी। यूनिट न्यूटन पर केजी, dimensional formula m0 L1 T minus 2. It is inversely proportional to square root of the distance. If the gravitational intensity is known at a given point, the gravitational force act on any body kept at the point in the field can be determined. हम अगर कोई भी पॉइंट पे इंटेंसिटी जानते हैं तो उसी पॉइंट पे इजीली हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? F इक्वल टू I इंटू M। कोई भी पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो इंटेंसिटी को मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पॉइंट पे हमें फोर्स मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? तो एक्सेलरेशन के वैल्यू जितनी हो जाएगी। ग्राफ की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं कि जो ग्राफ इंटेंसिटी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का था वही ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस आर का होगा। सेंटर से लेकर सरफेस तक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी इज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू I प्रोपोर्शनल टू 1 upon r स्क्वायर, ठीक है। तो I वर्सेस R और G वर्सेस R का जो ग्राफ है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। चलो एक नया टॉपिक पढ़ ले। यहाँ पे अलग से मैं लिख रहा हूं, आप भी अलग से टॉपिक लिखना। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास है m1 और m2 और दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस r है। अब बीच में कोई पॉइंट मैंने P लिया एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम m1 और डिस्टेंस r2 फ्रॉम m2। मान लो कि डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस x। मुझे अब बच्चों जानते हो कि इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर होगी। m1 की वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। सेम m2 की वजह से इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो P पॉइंट पे दोनों पार्टिकल की वजह से इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो कब होगी? जब दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी मिलेगी उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई तो P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी जीरो कब होगी? जब दोनों के मास m1 और m2 की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन हो गई तो P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। चलो डायरेक्शन तो अपोजिट है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करें I1 इक्वल टू I2। मैग्नीट्यूड क्या होगा? Gm1 कैपिटल हो स्मॉल हो अपने हिसाब से देख लेंगे अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू Gm2 अपॉन r माइनस x G कॉमन एंड कैंसिल हो गया। r माइनस x अपॉन x होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला बच्चों? m2 अपॉन m1।
यहां से स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा √m2 इसको सेपरेट करो, ठीक है। ये -1 है, उस साइड पे ले जाओ, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, और x यहाँ पे क्या है, r1 है। x इक्वल टू r1 इक्वल टू √m1 अपॉन √m1 प्लस √m1। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा √m2 प्लस m1 अपॉन √m1। हमें क्या चाहिए बच्चों, x चाहिए, x इक्वल टू उल्टा हो तो √m1 अपॉन m1 प्लस m2। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मुझे m1 मास से इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो 1 है तो यहाँ पे 1 लेना, तो यहाँ पे सिमिलरली अगर 2 तो m2 √m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। अगर मुझे ए डिस्टेंस फाइंड करना हो, ए डिस्टेंस कितना होगा तो आप देख सकते हो √m2 अपॉन m1 प्लस m2। इन शॉर्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि जब दो पार्टिकल के बीच ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे नेट इंटेंसिटी 0 होगी, नेट इंटेंसिटी 0 होगी, तो वो डिस्टेंस m1 से अगर फाइंड करना है तो r1 इक्वल टू √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2, और अगर r2 से डिस्टेंस फाइंड करना है तो r2 इक्वल टू √m2 अपॉन √m1 प्लस √m2, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखना। चलो वापस आ जाओ, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर है, सेल है, रिंग है, डिस्क है, और सबकी वजह से इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है। बच्चों आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये आप रट्टा मार के याद रख लो, या तो इसकी जो वैल्यू है अच्छे से आप ये समझ लो। मैंने यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है, आप डेरिवेशन अच्छे से समझ लो, तो इन फ्यूचर जब हम इलेक्ट्रिक के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। चलो फर्स्ट है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर है, समझ लो। आपने बास्केटबॉल देखा है, वॉलीबॉल देखा है, तो मास जो है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। और इसके इनसाइड आउटसाइड और सरफेस के ऊपर मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे समझो। यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मास है m, और इसकी जो रेडियस है वो r है। एक हॉलो स्फीयर जिसका मास है और रेडियस r। मुझे इनसाइड p पॉइंट, q पॉइंट और s पॉइंट के पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। गॉस ने क्या कहा था बच्चों, जब आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा तो वहां पे आपने पढ़ा है कि जब हम बाहर की बात कर रहे हैं, एस पॉइंट की जब बात करेंगे तो एस पॉइंट को ऑक्यूपाई करे ऐसा एक सर्कल इमेज करें जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो ये सरफेस के वजह से कितना मास एनक्लोज है, m मास। तो जब बाहर की बात कर रहे हो तो एंटायर मास को हम सेंटर पे इमेज कर सकते हैं। Entire mass are considered at the center, entire mass considered at the center, और इसकी वजह से S पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो बच्चों हम जानते हैं Gm अपॉन r स्क्वायर, Gm अपॉन r स्क्वायर। बाहर जब बात कर रहे हैं तो पूरा मास हम कहां पे लेंगे, सेंटर के ऊपर। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें तो यहाँ पे मैं सरफेस इमेज करूं, क्लोज सरफेस, चलो और कोई कलर ले लो, ओके। यहाँ पे मैं एक इमेज सरफेस करूँ तो इसके अंदर मास कितना, तो 0, कोई मास है नहीं। अगर मास ही नहीं है तो इनसाइड एट एनी पॉइंट द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम 0। इनसाइड एट एनी पॉइंट
द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम 0। ओके, अगर इस तरह से नहीं समझना तो और एक रास्ता हमारे पास है। अगर इस तरह से आपको नहीं समझना, एक क्लोज सरफेस मैंने लिया और इससे एनक्लोज मास 0 है और इसकी वजह से इंटेंसिटी 0 है, ऐसा अगर नहीं समझना है कोई बात नहीं, हम ऐसा मान ले कि मान लो कि ये पॉइंट लिया मैंने, ए पॉइंट पे यहाँ पे जो मास है इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ पे होगी। ओके, और इसके ऑपोजिट ए यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी। और जब ये सभी इंटेंसिटी का आप वेक्टर एडिशन करोगे तो नेट इंटेंसिटी बच्चों 0 हो जाएगी। समझ में आया? ये पूरा जो स्फीयर है, इस सभी पार्टिकल की वजह से जब एक पॉइंट पे आप इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो नेट इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि सभी के जो एरो है रेडियली आउटवर्ड है, तो सबके कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेंगे और इसको सॉल्व करते जाओगे तो नेट इंटेंसिटी क्या आएगी? 0। अगर इस तरह के नहीं सोचना तो दूसरा मेथड गॉस थ्योरम है, तो इससे एनक्लोज मास 0, इसलिए इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो स्फीयरिकल सेल के इनसाइड एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी 0। स्फेरिकल सेल में इनसाइड एट एनी पॉइंट द इंटेंसिटी 0। समझ में आया बच्चों? इज दिस क्लियर? Is this clear? At any point inside the surface, spherical cell, the intensity is 0. I equal to मैंने 0 लिखा। Outside gm upon r square। अब माइनस r स्क्वायर क्यों लिखा वो भी समझ लीजिए। ऑलरेडी हम जानते हैं, फिर भी समझ लीजिए कि भाई ये जो s पॉइंट है इसका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट पोजीशन वेक्टर r कहाँ पे होगा? रेडियली आउटवर्ड। और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो इंटेंसिटी होगी वो कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैंने साइन कैसे रखे है? माइनस रखे। और सरफेस के ऊपर r इक्वल टू कैपिटल R लेंगे, हमें सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी मिलेगी। इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इंटेंसिटी वर्सेस r फॉर स्फेरिकल सेल। सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है। ध्यान से देखो, इनसाइड फ्रॉम सेंटर टू सरफेस इंटेंसिटी कैसी है? 0। स्फीयरिकल सेल के इनसाइड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। और जैसे जैसे बाहर जाओगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू 1/r²। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस r का। इतना समझ में आ गया बच्चों? गुड। चलो सेम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहां पे मुझे 3 पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, P, Q एंड S पॉइंट पे। P इनसाइड है, Q सरफेस के ऊपर है और S आउटसाइड है। यहां पे भी गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए कि भाई S के एनक्लोज करे ऐसा एक क्लोज सरफेस आप इमेज करो, तो S से ये जो गॉसियन सरफेस मिली तो इससे एनक्लोज मास कितना? तो ये पूरा मास एनक्लोज हो गया। यहाँ पे ये रेडियस r है और मास m है। पूरा ये जो स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी पॉइंट पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और इसकी वजह से मुझे P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये टोटल मास कितना है? तो कैपिटल M। हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, एक टोटल स्फीयर का मास कितना है? M और रेडियस r है। तो इससे एनक्लोज मास कितना? तो इस स्फीयर का जो मास है वही होगा। तो इसकी वजह से मैंने कहा जब बाहर की बात करें तो एंटायर मास आर कंसिडर्ड एज सेंटर, इसको हम सेंटर पे इमेज करें तो इंटेंसिटी होगी I इक्वल टू GM अपॉन r² माइनस r के। क्यों माइनस है? पोजीशन वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो सरफेस की बात करें Q पॉइंट की, तो R की जगह पे कैपिटल R रखो, तो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी GM अपॉन r²।
I इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर गया, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड तो आपको अच्छे से समझ में, इनसाइड और समझ में आ गया। यहाँ पे जो कुछ है वो P पॉइंट है, P पॉइंट इस स्फीयर के अंदर है, इसके इनसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, of width dr प्लस ए width मान लो कि dr है, ओके। और दूसरा I2 क्या है, तो इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल, ये डिस्टेंस मैंने स्मॉल r डैश, तो r लिखना जो लिख लो, r डैश लिखो। यहाँ पे दो चीज है, P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना मास कंसीडर कर सकते हैं, इतना ही मास। अगर इस तरह से समझना नहीं है तो यहाँ पे इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी, तो ए स्फेरिकल सेल जिसकी विड्थ dr है और ए स्फीयर जिसकी रेडियस r डैश। अब ये जो P पॉइंट है स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, अगर इनसाइड होगा तो इंटेंसिटी कैसे होगी, जीरो। तो I1 बच्चों जीरो हो गया, यहाँ पे लिखा देखो, इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ विड्थ dr, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इंटेंसिटी जीरो हो गई। और इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश, क्योंकि r लिया है आगे तो r डैश लिखो, GM डैश अपॉन क्या हो गया r डैश। और इस तरह से अगर नहीं समझना है बच्चों तो बेटर आपके पास एक ही रास्ता है, गॉस थ्योरम। ये ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा है, तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। गॉस थ्योरम क्या है, जहां पे इंटेंसिटी फाइंड करनी हो वहां पे क्लोज सरफेस इमेज कीजिए और उसके लिए जितना मास एनक्लोज है उसे कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चों, P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो P पॉइंट जिसके ऊपर हो ऐसा एक क्लोज सरफेस इमेज किया और इससे एनक्लोज मास इमेज कर लिया। इससे एनक्लोज मास कितना है, तो मास फाइंड करते हैं। पूरे स्फीयर का मास m है, मतलब पाई r स्क्वायर 4/3 पाई r क्यूब। अगर वॉल्यूम होगा तो मास है, तो 4/3 पाई स्मॉल r डैश क्यूब होगा तो कितना, ओके। तो मुझे इतने पोर्शन का मास मिल गया, सिर्फ इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ये मास हो गया। m डैश इक्वल टू r क्यूब अपॉन r क्यूब इनटू n। अब एक्सेलरेशन इंटेंसिटी ले लो, g m डैश की वैल्यू मिल गई अपॉन r डैश स्क्वायर, r डैश है r डैश क्यूब है, कैंसिल करो तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, इंटेंसिटी I नेट इक्वल टू gm अपॉन r क्यूब r डैश माइनस r क्यूब। समझ में आया बच्चों? दो तरीके से आप सोच सकते हो, गॉस थ्योरम से समझ सकते हो, या तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड इंटेंसिटी जीरो, सिर्फ सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें इंटेंसिटी मिलेगी और आप फाइंड करेंगे, ठीक। इसका ग्राफ है, ध्यान से देखो, जो हमने अर्थ ग्रेविटेशन में देखा था वही ग्राफ है। सेंटर से लेके सरफेस तक जाएंगे, सेंटर से लेके सरफेस तक जाएंगे तो इंटेंसिटी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू r डैश। सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और बाहर की तरफ इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास रिंग है, यहाँ पे एक ए रिंग है, रिंग तो बच्चों आप समझते हो, मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं आपको मेथड इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऐसे अननोन क्वेश्चन अगर बाई चांस जेडबल और नीट में आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ। ये मेरे पास रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और ये रिंग की वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। रिंग की वजह से सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है।
तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं Dm, एक छोटा सा मास एलिमेंट है Dm, और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? तो Di मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी है Di। अब ये जो मास है इसके बिल्कुल अपोजिट मैंने डायमेट्रिकल पॉइंट ले लिया, इसका मास Dm, इसका भी Dm, इसके बिल्कुल अपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट ले लिया, और इसकी वजह से मैंने इंटेंसिटी निकाल ली है। दोनों इंटेंसिटी ध्यान से देखो, टुवर्ड्स द सेंटर है। इंटेंसिटी कहां पे होगी? टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑफ मास, तो टुवर्ड्स द सेंटर। अब मान लो कि एंगल थीटा है, तो di के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक di sin थीटा, दूसरा di cos थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, di sin थीटा, di cos थीटा। ठीक है, ये जो di sin थीटा है, जब आप एंटायर सर्कल इमेज करेंगे तो सभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जो एलिमेंट मिलेंगे उनके साइन कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये पूरा जब सर्कल हम बात करेंगे तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से जो भी इंटेंसिटी है वो टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगी। कहां मिलेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। कितनी? di cos थीटा। तो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे टुवर्ड्स द सेंटर इंटेंसिटी मिली, कितनी? di cos थीटा। इतना समझ में आ गया? तो फॉर अ एलिमेंट ऑफ मास Dm, di dash equal to di into cos theta। di क्या है? तो g into dm upon r square into cos theta। cos theta की वैल्यू यहां से मिलेगी, cos theta equal to x upon r, x upon r मैंने लिखा, तो g x upon r क्यूब into dm। मुझे पूरी सर्कुलर रिंग चाहिए, तो मैंने पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेशन किया, तो छोटे छोटे मास जो है dm उनका जो एडिशन होगा इससे हमें पूरी रिंग का टोटल मास मिल जाएगा। dm का इंटीग्रेशन हो गया m इज द मास ऑफ द सर्कुलर रिंग। ओके, तो मुझे इंटेंसिटी की फॉर्मूला है gm अपॉन x प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2 इनटू x। सेंटर से लेकर ये जो रिंग है, ये रिंग के सेंटर से लेकर x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? तो gm अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2 इनटू x। ये कहां से आया? तो r स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां से ये डिस्टेंस x था, रेडियस r है, और ये वाला जो डिस्टेंस है पाइथागोरस से मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, मुझे r क्यूब चाहिए, तो दोनों साइड मैंने क्यूब कर लिया। r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 1/2। ये r की वैल्यू मिल गई, दोनों साइड क्यूब ले लो, तो ये आंसर मिल गया। r क्यूब की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 3/2। अगर मुझे सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब P पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 0। इक्वेशन में x 0 ले लो, तो इंटेंसिटी सेंटर पे क्या हो गई? 0। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, रिंग के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो डिस्क के लिए हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये डिस्क है और डिस्क के लिए मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्क इज मेड बाय नंबर ऑफ रिंग। कैसे? समझो कि मान लो कि ये सर्कुलर रिंग है, एक दूसरे रिंग को, ठीक है, मान लो कि तीसरे रिंग, चौथी। ये जो डिस्क है, डिस्क मतलब एक सर्कुलर प्लेट है, किससे बनी हुई है? तो नंबर ऑफ रिंग से, 1 2 3 4 5 6
डैश डैश डैश, ऐसे नंबर ऑफ रिंग से क्या बनी है, डिस्क बनी है। ठीक है, अब बच्चों हम रिंग के लिए फॉर्मूला जानते हैं। इसमें से मैंने एक रिंग इमेज किया जिसे एलिमेंट्री रिंग कहेंगे। एक छोटी सी एलिमेंट्री रिंग बीच में मैंने कंसीडर की, वो कहा है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जिसके विड्थ है dr। विड्थ कितनी है, dr। तो मैंने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर की dr विड्थ की, और रेडियस है r, dr इसकी विड्थ है। ओके, मतलब यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने एक रिंग ली जिसकी विड्थ dr है। अब ये रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हम जानते हैं, आगे जो हमने डिराइव किया वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लिखा g m डैश अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2 इनटू x। ओके, x की जगह पे यहाँ पे r है तो हम r लिखेंगे। ठीक है, हाँ x डिस्टेंस है, सॉरी x लिखना पड़ेगा, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, x। तो ये रिंग की वजह से P पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई m डैश कितना, क्योंकि x r तो हम जानते हैं भाई ये x है ये r है, m डैश क्या है, ये जो रिंग हमने कंसीडर की इसका मास है, इसका मास है। अब ये मास कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका मास हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल कि पूरी जो डिस्क है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, जो एरिया है उसका मास m है, ये रिंग का एरिया कितना होगा, रिंग है इस तरह से, इसे ओपन कर दो तो एक लेंथ हो गई सरकमफ्रेंस जितनी 2 पाई आर, और ये इसकी विड्थ है dr इनटू dr। पाई आर स्क्वायर अगर एरिया है तो मास m है, पाई आर स्क्वायर अगर एरिया है तो मास m है, तो 2 पाई आर इनटू dr होगा, तो मास कितना, तो मुझे मास मिल गया m डैश इक्वल टू 2 पाई आर इनटू dr अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू m। पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 2rm dr अपॉन m r स्क्वायर। ये जो सर्कुलर रिंग हमने एलिमेंट्री रिंग इमेज किया है इसका मास हो गया m डैश। फिर से एक बार बच्चों, ये रिंग को ओपन किया तो इसका जो सरकमफ्रेंस है इसकी लेंथ हो गई, और इसकी विड्थ है dr, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 2 पाई आर इनटू dr, मतलब इसका मुझे एरिया मिल गया। अगर पाई आर स्क्वायर एरिया है तो मास m है, तो 2 पाई आर इनटू dr होगा, तो एरिया मास कितना, तो मुझे मास मिला। ये जो मास है इसको इक्वेशन के अंदर रखो, m डैश की जगह पे रखो, सॉल्व करो बच्चों। कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन भी ध्यान से समझो कि मैंने x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर कंसीडर कर लिया, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। ओके, x तो कांस्टेंट है, यहाँ पे r की वैल्यू चेंज हो रही है, r की वैल्यू चेंज हो रही है, तो दोनों साइड मैंने डेरिवेशन किया, तो r का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन क्या होगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। r स्क्वायर का डेरिवेशन 2r, r स्क्वायर का डेरिवेशन 2r, और r का डेरिवेशन dr बाय dt। t स्क्वायर का डेरिवेशन हो गया 2t, 2 कैंसिल कर लो, r dr इक्वल टू t dt। ठीक है, r dr इक्वल टू t dt, वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखो। ओके, मैंने यहाँ पे dr की वैल्यू रखी t dt, और नीचे ये dr की वैल्यू रखी t dt, r dr की जो वैल्यू है t dt यहाँ पे रखी, और नीचे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2 है, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, t क्यूब होगा, एक t कैंसिल होगा, नीचे t स्क्वायर बचा। अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, एक बार कैपिटल है r फिर 0 या माइनस है तो लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मिल गई बच्चों 2gmx अपॉन r स्क्वायर 1/t, माइनस की वजह से मैंने लिमिट को इंटरचेंज कर लिया। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर है, तो t इक्वल टू क्या होगा, √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पे मैंने रखा √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r किया था,
जहां पे आर नजर आए वहां पे लिमिट रखनी है। एक बार 0, दूसरी बार कैपिटल आर। पहले मैंने 0 रखा तो 1/x, फिर आर रखा। ये मुझे डिस्क के लिए इंटेंसिटी है। अगर मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए तो x 0 ले लो, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होगा, तो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? 0। एट द सेंटर ऑफ द डिस्क द इंटेंसिटी इज 0। एट द सेंटर ऑफ डिस्क इंटेंसिटी इज 0। ठीक है। फॉर सर्कुलर आर्क ए वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसके फॉर्मूला याद रख लेना, तो बहुत सारे सर्कुलर आर्क आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो ध्यान से देखो बच्चों, एक आर्क लेंथ है, आर्क समझ में आ रहा है। एक ऐसी एक आर्क है जहां पे m जितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना मास है इसके ऊपर? m। ओके, इसके रेडियस r है और ये पूरा जो एंगल है वो 2 फाई एंगल है। ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल कितना है? 5। इस तरह से मुझे एक आर्क मिल गई। आर रेडियस और ये जो आर्क है इसका मास है। बोलो बच्चों, इतना समझना है? मुझे इसकी वजह से इस सेंटर पॉइंट पे यहां पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पीपल यहां पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको सिमेट्रिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिरर इमेज मिलेगी। ये पूरी जो आर्क है उसको 2 पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहां से थीटा एंगल पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, डी थीटा जितना एंगल बना रहा है, जिसका मास है डीएम। ये डीएम मास का एक एलिमेंट लिया जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा, डी फाई, जो भी लिखना है मैं डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, इसकी जो इंटेंसिटी है यहां पे मैंने ली, ये जो इंटेंसिटी टुवर्ड्स द मास है, इसके मुझे 2 कंपोनेंट मिलेंगे। ये डी ए इंटेंसिटी ए एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो एक डी आई के 2 कंपोनेंट, एक डी आई साइन थीटा और दूसरा डी आई कॉस थीटा मिलेगा। इसके ऑपोजिट बिल्कुल यहाँ पे एक एलिमेंट है उतने ही एंगल पे, तो इसके भी 2 कंपोनेंट मिलेंगे, डी आई कॉस थीटा एंड डी आई साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब पूरी आर्क हम कंसीडर करेंगे, ये जो साइन कंपोनेंट है एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ये जो साइन कंपोनेंट है एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से हमें जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो उसके जो सिमेट्रिकल पॉइंट है जिससे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वो एक्सिस पे टुवर्ड्स द मास डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी मिल जाएगी। फिगर ऑलरेडी ऊपर ड्रॉ करके रखा है मैंने, इसलिए आपके समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, इसको मैंने निकाल दिया। तो ध्यान से देखो, ये मेरी सिमेट्रिकल एक्सिस, यहाँ पे एलिमेंट, अपोजिट यहाँ पे एलिमेंट, इसकी वजह से सेंटर पॉइंट पे इंटेंसिटी ए डायरेक्शन में होगी। तो इसके 2 कंपोनेंट मिल गए, डी आई मैंने लिखा है, डी थीटा एंगल है, ए डी आई है, ए डी आई है, ठीक है। तो डी आई के 2 कंपोनेंट, डी आई कॉस थीटा, डी आई साइन थीटा, इसके भी 2 कंपोनेंट, डी आई कॉस थीटा, डी आई साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी यहाँ पे मिली। अब मैंने 2 पार्ट किए हैं, तो बच्चों याद रखो कुछ अलग कलर लेना। 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको मैं 0 मान लूं, ये मेरा एंगल होगा 5/2 माइनस और ये एंगल होगा 5/2 प्लस। हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ए एलिमेंट की जो इंटेंसिटी है डी आई डैश इक्वल टू डी आई कॉस थीटा, इसका -5/2 टू +5/2 इंटीग्रेशन करेंगे। -5/2 से +5/2 से हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी ए लिमिट इस साइड पे -5/2 है, ए साइड +5/2 है,
तो -5/2 टू +5/2 मैंने इंटीग्रेशन किया, जिससे मुझे पूरी लेंथ के लिए क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी। डी आई डैश इक्वल टू डी आई कॉस थीटा, डी आई की वैल्यू हमारे पास है जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये पूरी आर्क लेंथ कितनी, तो r इंटू 5 एंगल इक्वल टू r पेयर रेडियस, मतलब ये पूरी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ कितनी है, r इंटू 5, जिसका मास कितना है m। अगर पूरी लेंथ का मास m है तो एक छोटे से एलिमेंट जिसकी लेंथ है r इंटू डी, इसका मास कितना होगा, तो हमें ये पर्टिकुलर ए एलिमेंट का मास मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइंड किया dm इक्वल टू m डी थीटा अपॉन 5, ये वैल्यू dm की जगह पे रखो, ठीक है। अब gm अपॉन 5r² कांस्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन ले लो +5/2 से -5/2, तो मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। ओके, साइन का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन, एक बार 5/2 प्लस -5, साइन माइनस थीटा तो प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, तो ये हो गया 2 sin 5, क्या हो गया 2 sin 5। मैंने ऐसा पढ़ाया था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 मतलब 2 हो गया, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गई पर्टिकुलर आर्क लेंथ के लिए, 2gm अपॉन 5r² इंटू साइन 5/2, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर एक फॉर्मूला का यूज कैसे करें। तो मान लो कि आपको एक हाफ सेमी सर्कुलर रिंग दे दी है, ओके, और यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m और इसकी रेडियस है r। इसके सेंटर पे ये p पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, या तो यहाँ पे कोई मास है उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, तो इसकी वजह से सेंटर पे इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाएगी, तो ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है उसमें एंगल ले लो पाई, पूरा एंगल कितना है 180, तो फाई इक्वल टू पाई ले लो, तो पाई साइन कॉस साइन π/2 क्या हो गया 1 हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी हो गई इक्वल। मास ए एक्सिस पे है, तो ए डायरेक्शन में y डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिलेगी 2gm अपॉन 5r² g कैरेट। समझ में आया। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, क्वाड्रेटिक रिंग है, सॉरी, मतलब ए एंगल 90 अगर बना रहा है, तो इसके लिए इंटेंसिटी कहां पे होगी बच्चों, तो एक्सिस से 45 डिग्री, तो यहां पर कितने मैग्नीट्यूड होगा, तो 5 इक्वल टू 90 ले लो, 5 इक्वल टू 90 ले लो, बराबर। तो 90 लिया मैंने, 5 इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 है, मतलब 45 हो गया। साइन π/4 की वैल्यू हमारे पास 1/√2, इसको सॉल्व कर दो तो 2√2 gm अपॉन 5r²। ए जब 90 एंगल की चार आर्क होगी उस वक्त आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये बच्चों आप एक फॉर्मूला याद रखना, कोई भी आर्क हो, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आए कि एक आर्क है, यहाँ पे मास है और इसकी रेडियस r है, एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे मैंने 2 kg मास रखा है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले I इक्वल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, gm हमारी फॉर्मूला है 2gm अपॉन 5r², क्या है 2gm अपॉन 5 इंटू r² साइन 5/2, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला मैंने यूज किया, 2gm अपॉन 5r² साइन 5/2, ठीक है। 5 कितना, तो 60 60 को हम π/3 गए, साइन 60/2 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू जानते हो 1/2, 2gm अपॉन π/3 इंटू r² इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये मुझे क्या मिल गई, इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मास करो तो इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो वापस आ जाओ। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म स्फीयर लिया जिसके लिए आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर पे इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी मैंने वहां पे डिराइव किया है। स्फेरिकल सेल के लिए इनसाइड आउटसाइड सरफेस कैसे इंटेंसिटी फाइंड करना है वो मैंने सिखाया है। सर्कुलर रिंग के लिए इनसाइड आउटसाइड सरफेस कैसे इंटेंसिटी फाइंड करते हैं वो सिखाया है। और डिस्क के लिए और एडिशनली मैंने आर्क बनाया। इसके इंटेंसिटी का एक कॉमन फॉर्मूला मिल गया आपको, 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फाई है साइन फाई अपॉन, जिससे आप कोई भी आर्क के लिए सेंटर पॉइंट पे क्या फाइंड कर सकते हो, इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पूरा जो लेक्चर है आप अच्छे से समझ के इक्वेशन डिराइव करना सीख लेना, या तो बच्चों ये इक्वेशन को आप याद रखना। चीज जो बच्चे पर्टिकुलर जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विश ऑल द बेस्ट। ठीक है।